शिव राणा साहब एक सीनियर पद से एयरफोर्स से सेवानिवृत्त, साथ में किशोर अस्थाना जी किशोर अस्थाना जी, जाना माना नाम, एंड सेल्फ ग्रुप कैप्टन शरद चंद्र, अगेन एयरफोर्स से सेवानिवृत्त। मैं इसके पहले कि अभी गुफ्तगू शुरू करूं, अभी ये नुक्ते की बात हो रही थी, वहां से मुझे कुछ याद आया। मैंने वो कहा इश्क के नीचे वो नुक्ता लगाना भूले तो आपने वो किया, तो एक बहुत पुराना उर्दू का शेर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि उर्दू जबान में या पर्शियन स्क्रिप्ट में दवा और दुआ में भी एक नुक्ते का फर्क होता है, एन और वैन। इसी तरह से महरम और मुजरिम में भी एक नुक्ते का फर्क होता है। महरम हो गया बोसम फ्रेंड, मुजरिम आप जानते हैं। तो बड़ा पुराना शेर है, बहुत लोग इसको दोहराते भी हैं कि मैं दुआ लिखता रहा वो दगा पढ़ते रहे, मैं दुआ लिखता रहा वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना। तो नुक्ता बहुत अहम है। मैं अभी शुरू करता हूँ आज की बातचीत। उसके पहले मेरी एक कविता है, उसका एक अंश है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। उसके फर्स्ट दो स्टांजास हैं कि आभास नहीं, विश्वास नहीं, तुझसे कोई प्रेम की आस नहीं। आभास नहीं, विश्वास नहीं, तुझसे कोई प्रेम की आस नहीं, फिर भी मन विद्या प्रिय अभिलाषी, आज्ञा क्यों सच इसे रास में। पर मन विद्या प्रिय प्रत्याशी, आज्ञा क्यों सच इसे रास नहीं। कि मन मंदिर है, मन मधुप्री है, मन स्प्रीही है, मन निस्प्री है, मन तजे विमोह भला कैसे, कुछ और तो इसके पास है। तो मैं सब पहले राणा साहब से पूछता हूं कि जो कविता है ये एक मिथ्या या सिर्फ कल्पना से या तसव्वुर से पैदा होती है, या कि स्थिति अथवा परिस्थिति जन्य है, कि बाहर के माहौल का आपकी कविता पर असर होता है, वहां से कविता पैदा होती है, इसमें क्या है? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो लोग कवि हैं, जो लोग लिखते हैं, वो जनरली एक कल्पनाओं के एक घेरे में होते हैं और कल्पनाओं में ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अगर देखें तो अगर आप वक्त पे और अरसे अरसे से आप देखते आए कविताओं को, उनको अगर आप देखें तो जो आज से 50 साल पहले जो कविताएं लिखी गई या 100 साल पहले लिखी गई या आज से 25 साल पहले लिखी गई और जो अब लिखी जाती हैं, तो वो अपने आप में एक पूरा इतिहास को परिलक्षित करती हैं। उस समय की जितनी समाज जो उस समय के जितने इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं उन कविताओं में परिलक्षित होते हैं। और साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा होती है समाज की, ये मेरा मानना है। और जितने भी लिखने वाले होते हैं, पर्टिकुलरली जितने भी लेखक हैं, सारे संवेदनशील होते हैं। वो मुद्दों को ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं। अब अगर आप यहाँ चारों तरफ देखें, जितने भी ये बड़े बड़े साहित्यकारों के कोट्स लगे हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि अगर आप उनको ध्यान से पढ़ें तो ये उस समय की उस सामयिकता की बारे में आपको बताएंगे कि उस समय जो एक सोच है समाज की या उस समय के लोगों की ये सोच है, वो परिलक्षित होती है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ समाज के इश्यूज के बारे में ही लिखें, लेकिन कई बार होता है कि वो अपने जो उनका अपना आईना होता है, जो आईने में वो खुद को देखते हैं, उसमें उनका अपना दर्द हो सकता है, उसमें उनकी अपनी भावनाएं हो सकती हैं, उनमें कुछ रिश्तों का गुबार हो सकता है। तो अलग अलग वक्त में जो साहित्यकार है, जो कवि हैं, वो अलग अलग ढंग से अपनी बात रखते हैं। उसमें समाज का जो परिप्रेक्ष्य है वो भी परिलक्षित होता है, जो उनकी अपनी संवेदनाएं हैं वो परिलक्षित होती हैं,
जो उनका अपना दर्द है वो निखर के आता है। तो आई थिंक ओवरऑल जो कवि का जब आप पूरा उसका वो देखेंगे, इनफैक्ट मैं अभी जो जिस किताब की बात अभी अंकुर कर रहे थे, तो उस किताब में भी मेरा अलग अलग जो हर कविता अपने आप में एक बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई है। कोई है जिसमें सिपाही की संवेदना है, कोई है जिसमें प्रेम का वो है, किसी में है जिसमें उनके अपने रिश्तों की झलक है। तो हर तरह का एक सामंजस्य बिठाना आई थिंक वो कवि की एक अपनी कला होती है और वही उसमें परिलक्षित होता है। एक आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग, ये जो अभी मास्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पोएट्री होती है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम एंड प्लेस एंड कल्चर। वो अंदर से गुबार उठता है, अपने आप वर्ड्स आते रहते हैं और खुद मिल के कविता बन जाती है। बिल्कुल। साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल पोएट्री की भी बात करी। ये पूछना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि वक्तन फवक्तन जो साहित्य है इन जनरल, पोएट्री नॉट एन एक्सेप्शन, वो उस समय की सामयिक घटनाओं से और उस समय सामयिक रुझान से प्रभावित होती है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर। जिस तरह से जब सामने वाला का बोलबाला था, उस समय आपने देखा होगा कि लेफ्टिस्ट पोएट्री बहुत ज्यादा की गई, हर लैंग्वेज में की गई। तो उसका असर पोएट्री के ऊपर कितना है और क्या वो असर सही है, वो स्वाभाविक है, वो अपरिहार्य है? तो अगर अपरिहार्य है तब तो शायद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर परिहार्य है तो क्या शायद को उससे मुतासिर होना चाहिए, क्या उसको रॉक के साथ रहना चाहिए, या फिर उसको फिर भी अपना एक अलग रास्ता चलते चले रहना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा है, एंड नाउ आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ स्पिरिचुअल पोएट्री, तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि शायर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ही हैज टू गो बाय विद द फ्लो। अब जैसे वो जफर है, इतना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कूचे यार में। तो अब वो तो और कह ही क्या सकते थे, एंड ही कुड नॉट हैव सेड इट इन टुडेज इंडिया, ही हैड टू से इट व्हेन ही वाज देयर। इसी तरह गालिब के जो शेर हैं वो बिल्कुल उन्हीं के समय की बात है, उन्हीं के वक्त की बात है, और उन्हीं के ज्योग्राफिकल उसकी, जब वो वाराणसी गए तो उन्होंने कुछ और तरह के शेर लिखे, लखनऊ पहुंचे कुछ और लिखे। तो शायर हैज नो ऑप्शन इन दिस, वो तो लिखते हैं जो आसपास आता है वही उनके मन में घुस के और कविता बन जाता है। पर जहां तक स्पिरिचुअल पोएट्री का सवाल है, तो जो रबिया अदाविया ने लिखा या जो कबीर ने लिखा या बहुतों ने लिखे हैं, दे आर ऑल सेम थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट कल्चर। रूमी ने वही लिखा। बिल्कुल। ये एक देखिए, कविता में और साहित्य में कुछ होता है जो कभी नहीं बदलता। there are poetry which are ageless, there is literature which is ageless, but positively अब अगर प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी वो आज के संदर्भ में भी ऐसा नहीं है कि उनके मायने खो गए हैं, लेकिन उनको शायद आपको दूसरी तरह से पढ़ना पड़ेगा, उनको वो पूरे के पूरे उसी परिप्रेक्ष्य में शायद ना हो, कुछ उसमें होंगी भी, कुछ है जो इश्यू है, सोशल इश्यू है, वो आज भी वहीं का वहीं है, उसकी मायने आज भी वही हैं। लेकिन अगर आप उसको एक भौतिक तौर पर देखेंगे, उसको अगर आपने उसमें जो 2 बैलों की कथा में जो दो बैल हैं, वो शायद 2 बैल आज की दुनिया में आपको बहुत कम जगह मिले, लेकिन उसके पीछे का जो उनका नजरिया है और जो वो बात कहना चाहते हैं वो आज के संदर्भ में भी वैसे के वैसे ही है। तो साहित्य में एक बहुत बड़ी खूबी है कि चाहे वो स्पिरिचुअल, उसकी जैसे अस्थाना सर ने बात करी, वो तो एजलेस है ही, उसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन जो सामाजिक इश्यूज भी हैं उसमें कई सारे हैं जो एजलेस हैं। ओके, तो एक मैं छोटी सी कविता इसमें कहना चाहूंगा, लेकिन मैंने एक्चुअली ये लिखा था, तो ये अभी
चाहे इसको अब आप आज के संदर्भ में पढ़ें, चाहे आप इसको कभी के संदर्भ में भी पिछले 50-100 साल पहले के संदर्भ में भी पढ़ें, तो ये उसी तरह से आपको मिलेगी कि जो एक डिसएडवांटेज श्रेणी में जो लोग आते हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं वो तब भी वही थी, उनकी जो मजबूरियां हैं वो आज भी वैसी हैं। तो एक छोटी सी कविता है, मैं अपनी बात रखने के लिए ये कह रहा हूँ। कतार का आखिरी सिरा हूं मैं, कतार का आखिरी सिरा हूं मैं, एक गरीब झोपड़ी का पता हूं मैं। कतार का आखिरी सिरा हूं मैं, एक गरीब की झोपड़ी का पता हूं मैं। यहाँ तक आते आते थक जाते हैं सब, यहाँ तक आते आते थक जाते हैं सब, पता होते हुए भी लापता हूं मैं। बहुत तो इस बात को चाहे आपने उस डिसएडवांटेज लॉट में उसने 50 साल पहले ये बात महसूस की होगी, या आज जो यमुना के किनारे जो लोग जिन्होंने अपना बसेरा रखा है, या उनके, या 100 साल आने के बाद, या अमेरिका में भी जो लोग सड़कों पे पड़े मिले, ये उनके लिए भी उतनी ही लागू है, और आज भी उतनी लागू है जितनी ये तब थी। इसको बारिशों तूफानों को पता है मगर, बारिशों तूफानों को पता है मगर, हर मौसम में उनका मेजबां हूं मैं, हर मौसमों में उनका मेजबां हूं मैं। तो उनके लिए मेरा पता कोई वो नहीं है, वो तो हर मौसम में आते हैं, मुझे तोड़ मरोड़ के चले जाते हैं, तो उनके लिए कोई वो नहीं है। दिल को मान लेता हूँ, दिन को मना लेता हूँ ये सोचकर, दिल को मना लेता हूँ ये सोचकर, दुनिया में अभी भी अकेला नहीं हूं मैं। तो ये बात चाहे वो अमेरिका की सड़कों पर जो भीख मांगता हुआ बैठा है आज की डेट में, या 50 साल पहले, या 100 साल बाद, उसके लिए भी उतना ही ये सामयिक है जितना आज है। जी, आपकी बात को कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैं एक बात का जिक्र करूंगा। आपको मैं कई बार कहता हूँ कि जो एक अच्छी शायरी है, अच्छी पोएट्री है, वो ना सिर्फ यूनिवर्सली और इंटरनली रेलेवेंट है, बल्कि वो फ्यूचरिस्टिक भी है। जिस तरह से इसकी एक मिसाल के तौर पर एक मिर्जा गालिब का शेर है, लेकिन वो शेर उनके दीवार में नहीं, उनके दीवार में इसलिए नहीं है कि जो जब उन्होंने अपना दीवार जब शाया करना था, उसके पहले उसने अपने दीवार को एडिट करने के लिए एक, वो अपने जमाने के मशहूर अदीब और दानिशवर थे मौलाना खैराबाद, मौलाना फजलुल हक खैराबादी। ये खैराबादी साहब ऐसे जावेद अख्तर साहब के परवाना थे, तो खैराबादी साहब ने वो शेर उनके दीवार में से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? उन्होंने कहा यार इसमें जो है ना ये सुनने में अच्छा नहीं है, क्योंकि शेर में या शायरी में ना सिर्फ बल्कि उसका मीनिंगफुल होना बड़ा जरूरी है, बल्कि उसका कर्णप्रिय होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वो शेर क्या है मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं अपनी बात से रिलेट करता हूँ। शेर है, कहाँ है तमन्ना का दूसरा कदम गालिब, कहाँ है तमन्ना का दूसरा कदम गालिब, हमने दश्ते इल्का में महज एक नक्शे पाया, हमने दश्ते इल्का में महज एक नक्शे पाया। दश्ते इल्का द स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कि भाई पता नहीं जब इंसान अपना दूसरा कदम स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटीज पे रखेगा तो कहाँ जाएगा। हमने तो इस स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटी में अभी तो इंसान का एक ही कदम देखा हुआ है। अब आप इसको देखिए, ये शेर लिखा गया था 19th सेंचुरी में, और आज जब हम 21st सेंचुरी के शुरुआत में है, उसके अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये कितना रेलेवेंट है। आज की डेट में स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटीज का कोई अंत ही नहीं। आप मोबाइल ले ले, आप अपनी दूसरी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स वगैरह ले ले, सब कुछ ले। तो एक शायरी ना सिर्फ आपकी इंटरनली रेलेवेंट है, बल्कि भी फ्यूचरिस्टिक भी है। तो शायद है वो कहीं ना कहीं अपनी थर्ड आई से आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इस वक्त की नब्ज को पहचानते हुए ये भी जान देता है, पहचान देता है।
वेरी ट्रू। लेकिन अब मेरा सवाल, मैं पहले आपकी ओर आऊंगा किसी और बात के ऊपर, तो वो ये था कि एक और भी कई बार हमारे जो तनकीद निगार है, जो क्रिटिक्स है, वो कई बार ये बात करते हैं दिल की शायरी है, ये दिमाग की शायरी है। जिस तरह से एक उर्दू के बड़े मौलूद तनकीद निगार हैं सूरी साहब, उनकी राय है कि मिर्जा गालिब जो हैं वो दिमाग के शायर हैं, उनके पहले मीर तकीमीर हुए, मीर तकीमीर दिल के शायर हैं, और जब रघुपति सराय खराब हुई है वो दिलो दिमाग के शायर, दिल के दिमाग के दिलो दिमाग के। आपका क्या मानना है कि क्या दिल और दिमाग की शायरी को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते हैं। और देखिए, जब शेर लिखने वाले होते हैं या कविता करने वाले होते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट्स में भी जो संगीत होता है या अपने हिंदी उसमें संगीत होता है, वो सब दिमाग की शायरी है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, चोली के पीछे क्या है एंड ऑल दैट नॉनसेंस, तो वो सब दिमाग की शायरी है। दिल की शायरी जो है वो आप देखेंगे रूमी में है, जिब्रान में है, ऐसे लोगों में वो दिल की शायरी है। पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन पोइट्री एंड पोएट्स। ये मैंने लिखा था कि I do not write my poems emerging from my heart. My poems write me, word for word, line by line. And in their work, you can see who I am, a picture clearer than any artist or camera could have captured. Recognize me not by the form you see with your eyes, but from my words born in my very core. ये मैंने लिखा था। अब इसके मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे you are seeing me here. आई एम एन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, मैं बहुत कुछ ऐसे मैनेजमेंट में रहा हूँ 50-60 साल वगैरह वगैरह, बट दिस इज नॉट हु आई एम। अब आई विल टेल यू वन ऑफ माई पोएम्स एंड देन यू विल प्रोबब्ली सी मी एज समबडी डिफरेंट। मैं भैरव, साधारण सा मानस था कि घेरे बैठी माया भैरव, नीलकंठ बाराती बन चिलम पी मंडराया भैरव, रंग बिरंगे जग का सपना पाया माया साया भैरव, झूमा दो आंखें मीचे तीजे में भाया भैरव, डमरू की डगडग सुन पागल डगमगाया भैरव, नया पुराना टूटा सारा खंड हर भी ढाया भैरव, भक्ति भाव में भैरव भैरव भज भागा बोराया भैरव, तन मन भूला सब जन भूला छोड़ छोड़ छाया भैरव, बन गंगा जल निश्चल निर्मल बाबा केश समाया भैरव, धूनी की चिंगारी बन सारा जग जलाया भैरव, कुंडल में कुंडलनी पाई नाग रूप थी काया भैरव, अपने तांडव में जग पार मनमार भैरव पाया भैरव, शांत चित भीतर अपने कैलाश समझ आया भैरव, मूर्ख है जो खोजे इधर उधर पराया भैरव। बहुत बहुत। So this is the kind of thing when you write, you feel this in your heart, and you know, this kind of feeling when it appears, I'll take the liberty of a very small poem which is, you know, इस type की feelings होती हैं। An angel passed over me as I slept, and I dreamt a dream divine. The light from its halo fell on my body, and it was no longer mine. My heart was for those who cared, my arms were for those who dared, my eyes were for those who saw the helpless and the weak, and for those who could cry no more, I gave my tongue to speak. And so on the glow spread, till on everything it did shine. At that moment I was the world, and the world was mine. मैं राणा साहब के पास जाने से पहले दिल दिमाग की बात हो रही है, तो आपकी इजाजत हो तो एक मेरा छोटी सी कविता मेरी है, बहुत ही छोटी है, वो मैं कहूँगा क्योंकि उसमें मन मस्तिष्क और अब आप देखेंगे माइंड, ब्रेन, हार्ट एंड सोल, कवि के मन में विचार होता है, वो किस तरह से इन चीजों को अलग अलग नजरिए से देखता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मैं मुलाजा करूंगा आपका कि मस्तिष्क में नेपथ्य से हुआ हाहाकार, मस्तिष्क में नेपथ्य से हुआ हाहाकार, हृदय पटल पे सुनी गई जो पुकार, आत्मा ने पूछा कौन, बोला मन तू स्वयं, आत्मा ने पूछा कौन, बोला मन तू स्वयं,
मैं तो केवल सोचता हूं, हृदय है निर्जीव, केवल धड़कता है। मैं तो केवल सोचता हूं, हृदय है निर्जीव, केवल धड़कता है। तू है जो महसूस करता, अतः अपनी व्यथा पर तू स्वयं ही होगा। सही। अब आपसे मैं कुछ सुना भी चाहूंगा आपकी कविता। आपने एक बहुत बढ़िया मुद्दा एक छेड़ा कि जो साहित्य है वो समाज के जो इश्यूज हैं उनके अलावा कुछ एजलेस इश्यूज हैं जिनको परिलक्षित करता है। तो क्योंकि हम सिपाही हैं, सर के भी बहुत क्लोज रिलेशन में है, जो एयरफोर्स में है, हम दोनों एयरफोर्स हैं। लगभग मैंने 40 साल एयरफोर्स में गुजारे। तो ये लाजमी है कि हम अपने चारों तरफ जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में लिखें। लेकिन जब हम उनके बारे में लिखते हैं तो वो हालांकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें अपने आप में फिर एजलेस हो जाती हैं। तो मैं उसी मुद्दे पे वापस आऊँगा कि मैंने सोल्जर्स पे काफ़ी लिखा कि जो सिपाहियों की मनोव्यथा होती है या जो उनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि लोग असली सिपाही को पहचान पाएं कि वो क्या सोचते हैं। तो हमारा जो ये इंटरव्यू है या जो भी ये अधूरा रहेगा अगर मैं उस सिपाही की तरफ से आपको कुछ ना बता पाऊँ कि जो सिपाही हैं वो अपने आप में उनकी जो अंतर्व्यथा होती है वो क्या होती है। तो वो आप खुद समझ जाएंगे जब मैं पढ़ूंगा। मैं सिपाही हूँ जरूर, मैं सिपाही हूँ जरूर, पर मैं भी तो हूँ। मैं सिपाही हूँ जरूर, पर मैं भी तो हूँ। एक आम इंसान जैसा मिलना चाहोगे मुझसे? मुझे लड़ना पसंद है, मुझे लड़ना पसंद है, पर मुझे लड़ाई पसंद नहीं। बहुत अच्छा। मुझे लड़ना पसंद है, बट मुझे लड़ाई पसंद नहीं। बहुत अच्छा। मुझे रक्त बहाना भी पसंद नहीं, ना अपना न दुश्मन का। मगर उतना रक्त तो बहाना है, मगर उतना रक्त तो बहाना है जितने में मेरा देश सुरक्षित रहे। मगर उतना रक्त तो बहाना है जितने में मेरा देश सुरक्षित रहे। मेरे अपने आश्वस्त रहें उससे, मगर एक भी बूंद ज्यादा नहीं। यही कर्म है मेरा और मेरा धर्म भी यही। मगर उतना रक्त को बहाना है जितने में मेरा देश सुरक्षित रहे। मेरे अपने आश्वस्त रहें मगर उससे एक भी बूंद ज्यादा नहीं। यही कर्म है मेरा और मेरा धर्म भी यही। मैं भी रिश्तों में बंधा हूँ, माँ बाप भाई बहन दोस्त सखा, और मैं जानता हूँ। मैं भी रिश्तों में बंधा हूँ, माँ बाप भाई बहन दोस्त सखा, और मैं जानता हूँ मेरे सामने सीमा पार जो खड़ा है उसके भी वही रिश्ते हैं, उसके भी वही बंधन है। कोई हमारा ये संकट समझे न समझे, कोई हमारा ये संकट समझे न समझे, लेकिन हम दोनों ये समझते हैं और हम दोनों मजबूर हैं। उसको अपना वतन देखना है और मुझे अपना। जज्बा अपनी जगह है, जज्बात अपनी जगह। जज्बा अपनी जगह है, जज्बात अपनी जगह। कभी वतन का जज्बा भारी, कभी रिश्तों के जज्बात भारी। कोई ये समझे न समझे, मगर हम दोनों ये समझते हैं हमारी लड़ाई जितनी बाहर है उतनी ही अंदर भी। हमारी ये लड़ाई जितनी बाहर है उतनी ही अंदर भी, जितनी दूसरों से है उतनी ही अपने आप से भी। मगर सिपाही हैं हम, मगर सिपाही हैं हम। लड़ना कर्म है हमारा, दुश्मन से भी अपने से भी। मगर सिपाही हैं हम, लड़ना कर्म है हमारा, दुश्मन से भी अपनों से भी। कश्मकश जो भी हो, कश्मकश जो भी हो, पर हार हमें मंजूर नहीं, न दुश्मन से न अपने आप से।
क्योंकि सिपाही हैं हम। बहुत मैं अब एक कविता आदरणीय राणा साहब से सुनना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले आपकी इजाजत हो तो मुझे अपनी एक कविता याद आ गई, छोटी सी राणा साहब की कविता सुनते हुए। इजाजत हो तो मैं अपनी कविता आपके सामने रखूं? जी, उसका शीर्षक है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद सुनिएगा कि यदि कभी हो युद्ध तो, यदि कभी हो युद्ध तो मैं अपने आप से लड़ूं, पूर्व इसके कि किसी पे अस्त्र मुझसे उठ सके। यदि कभी हो युद्ध तो मैं अपने आप से लड़ूं, पूर्व इसके कि किसी पे अस्त्र मुझसे उठ सके। अंतःकरण में आग है। यदि कभी हो युद्ध तो मैं अपने आप से लड़ूं, पूर्व इसके कि किसी पे अस्त्र मुझसे उठ सके। अपने ही अंतर्द्वंद में विजयी हो सके बिना मैं ना किसी से डर सकूं। अंतःकरण में आग, अंतःकरण में आग है, हल लपट ये है हलाहल, धुआं नहीं ये है गरल, कहां सहन कर पाना सकूं। अंतःकरण में आग है, हल लपट ये है हलाहल, धुआं नहीं ये है गरल, कहां सहन कर पाना सरल। इस आग को जय किए बिना कोई आग ना मुझसे जले। मैं अकेला भीड़ में खड़ा, मैं अकेला भीड़ में खड़ा, सब डर रहे मैं अचल। मैं अकेला भीड़ में खड़ा, सब डर रहे मैं अचल हूँ। ऐ प्रतीक्षा पर अनल बुझे, अंतर भी मेरी हृदय। बहुत मैं अपनी एक फेवरेट कविता सुनाना चाहूंगा। पहले भी मैंने कविशाला में सुनाई है, शायद आप लोगों ने सुनी हो। तो आई जस्ट हैव अ फ्यू मोमेंट्स, एक वन फ्रॉम द हार्ट एंड वन फ्रॉम द माइंड। इसको कहते हैं गंगा स्नान। In spirituality, you have no sex, yeah, boy, girl, doesn't matter. सुजन दुर्जन सब घेरे बैठे, मैं सबका हटाए के चली, विदाई गीत गाना प्यारे, मैं तो अपने मायके चली। तू समझे ये पिया का घर है, मैं इसे भुलाए के चली, यहाँ जो ना था मोरा वो सब मैं लुटाए के चली। जिधर से तू दूर पलाए उधर मैं दौड़ाए के चली, विष जाने जो तू मूरख मैं वो अमृत खाए के चली। जिस जग को जग जगमग जाने उससे मैं कतराए के चली, जग समझे ये महल रंगीत के चली, गहने कपड़े पलट न देखे मंगल सूत्र बहाए के चली। अस्थि मोरी डूबे संगम में मैं गंगा नहाए के चली, विदाई गीत गाना प्यारे मैं तो अपने मायके चली। और एक ये है which I had written for as an anthem for young India. हर दिल में भारत गूंजे, भारत हमको भाता, भारत हैं हम भारतवासी, हम भारत भाग्य विधाता। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तिरंगा है लहराता, गौरव से उन्नत है मस्तक दिल भारत भारत गाता। प्राण हमारा भारत ही है ऐसा गहरा नाता, भारत की जय हो हम भारत के जय दाता। सब मिल एक हुए यहाँ है ये अद्भुत गाथा, भारत हैं हम भारतवासी, हम भारत भाग्य विधाता, हम भारत भाग्य विधाता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।